गैमेट स्टडी सेंटर आप सभी प्रतियोगियों का स्वागत करता है। हम लोग यूपी पीजीटी में इतिहास विषय में आए हुए प्रश्नों का डिस्कशन करते हुए वर्ष 2010 के प्रश्नों तक पहुँचे हैं। वर्ष 2010 के प्रश्नों पर आज अंतिम क्लास है। हम अपनी क्लास को, अपने डिस्कशन को प्रारंभ करने से पहले वही परंपरागत अनुरोध और सुझाव कि गैमेट स्टडी सेंटर को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वह लोग शेयर कर दें ताकि इस चैनल का विस्तार हो और इस चैनल द्वारा जो कंटेंट प्रदान किए जा रहे हैं वो सबको मिले, सभी को इसका लाभ हो। तो हम लोग विलंब ना करते हुए आज अपनी जो है वर्ष 2010 की अंतिम क्लास प्रारंभ करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 101 से प्रारंभ होगी। आइए। चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खिजराबाद किसके द्वारा रखा गया? विकल्प 1 है जलालुद्दीन, विकल्प 2 है गयासुद्दीन, 3 है अलाउद्दीन खिलजी, 4 है इनमें से कोई नहीं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके बावजूद भी हम लोग इसको समझेंगे कि चित्तौड़गढ़ की विजय किसने की और कब की। तो 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ की विजय की। एक प्रश्न। अब प्रश्न है चित्तौड़ की विजय क्यों की, तो क्यों को समझ लिया जाए। अलाउद्दीन खिलजी जो है अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत राजपूताना का विजय कर रहा था। रणथंभौर की विजय कर ली थी, उसके बाद चित्तौड़ की विजय उसकी विजय की अगली कड़ी थी। एक के बाद मतलब रणथंभौर को जीता था तो उसके बाद चित्तौड़ जीतना आवश्यक था। और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि चित्तौड़ के जो राजा थे रतन सिंह, क्या नाम था चित्तौड़ के राजा का? रतन सिंह। इनकी पत्नी थी, रतन सिंह की सुंदर पत्नी थी, की पत्नी पद्मावती पर अलाउद्दीन खिलजी मोहित था, उससे वह विवाह करना चाहता था। इसलिए उसने जो है चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ पर जो आक्रमण किया है और रतन सिंह पराजित हो गए, मारे गए, तब जो है पद्मावती ने जौहर कर लिया। इसका वर्णन आपको मलिक मोहम्मद जैसी के पद्मावत में मिलेगा। और इसका वर्णन जो है अमीर खुसरो नहीं करता है, जबकि अमीर खुसरो इस अभियान में अलाउद्दीन खिलजी के साथ था, अर्थात चित्तौड़ में था अमीर खुसरो, लेकिन वो जौहर का वर्णन नहीं करता है। और पद्मावती द्वारा जो जौहर किया गया है, यह फारसी में पहली बार जो है जौहर का वर्णन है। अमीर खुसरो जो है वहां पर था, लेकिन उसने जो है इस बात का विवरण नहीं दिया है। इसके बाद उसने क्या किया, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने 8 वर्षीय पुत्र, क्या नाम था? 8 वर्षीय पुत्र खिज्र खां को क्या किया उन्होंने? शासक बनाया। खिज्र खां को शासक बनाया और चित्तौड़ का नाम रखा खिजराबाद। क्या नाम रखा? खिजराबाद। तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीता था और उसका नाम खिजराबाद रखा था। कह रहा किसने रखा था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था, इसलिए इसका विकल्प 3 सही है। अब यहां देखिए कितने तरह के प्रश्न बन सकते हैं। एक, चित्तौड़ को कब जीता था, किसने जीता था, वहां का राजा कौन था, रतन सिंह, पद्मावती के विवरण के संबंध पूछा जा सकता है। और खिजराबाद यहाँ पूछा ही गया है। अमीर खुसरो
किस युद्ध में उसके साथ गया था, अगर चित्तौड़ विकल्प में है। तो इतने तरह के प्रश्न बनते हैं आपके इतनी कहानी से, समझ रहे हैं। तो इसको और विस्तृत जानना है तो गवर्नमेंट स्टडी सेंटर की जो प्लेलिस्ट है पीजीटी 2003 में चले जाइए, पीजीटी 2005 में चले जाइए, क्वेश्चन नंबर 45 या 7 में देखिएगा, आपको निश्चित तौर पर और अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। समझ रहे हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 102, किस दिल्ली सुल्तान के दरबार में जिन प्रभु सूर्य तथा राजशेखर नाम के 2 जैन विद्वान थे? विकल्प 1 है बलबन, 2 है मोहम्मद शाह, 3 है मोहम्मद बिन तुगलक, 4 है गयासुद्दीन तुगलक। जैन विद्वानों को प्रश्रय किसने दिया था? तो उसका सही उत्तर आपका विकल्प 3 है। कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको एमबीटी आप लोग कहते हैं। आइए अब समझा जाए कि किन किन जैनियों को प्रश्रय मिला था और क्या क्या बातें हुई थी, उसके संबंध में देखा जाए। जैनी समर शाह या श्रावक समर सिंह को गियासुद्दीन तुगलक अपना पुत्र मानता था, जिन्हें मोहम्मद बिन तुगलक ने तेलंगाना का सूबेदार बनाया। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने एक जैनी को तेलंगाना का सूबेदार भी बनाया था। एक क्लियर हुआ। मैसूर के पद्मावती अभिलेख से पता चलता है कि जैन भिक्षु सिंह कीर्ति मोहम्मद तुगलक के दरबार में थे। जैसे जिन प्रभु और राजशेखर के बारे में पूछ लिया इस बार, हो सकता है अगली बार यह पूछ ले कि सिंह कीर्ति नामक जैनी किसके दरबार में थे, तो आपको पता चलेगा मोहम्मद बिन तुगलक के। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जिसने माउंट आबू में स्थित जैन मंदिरों में दर्शन किया। प्रश्न बन सकता है पहले सुल्तान का नाम बताइए जिसने जो जैन मंदिरों का दर्शन किया था माउंट आबू पर। और जैनी थे राजशेखर, जिन प्रभु सूर्य उसके दरबार में रहते थे। वह अक्सर जिन प्रभु सूर्य के साथ आधी रात तक विचार विमर्श किया करता था। जिन प्रभा माने जिन प्रभु सूर्य के मार्गदर्शन में मोहम्मद तुगलक ने पलतीना के शत्रुंजय मंदिर एवं गिरनार मंदिर की यात्रा की थी। उसके मार्गदर्शन में पलतीना के शत्रुंजय मंदिर एवं गिरनार मंदिर की यात्रा की थी। उसने जिन प्रभु को 1000 गायें तथा शत्रुंजय के जैन साधुओं को के लिए धर्मशाला बनाकर दी। समझ गए। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जैनियों से संबंध के समय में ये महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपके लिए जानना जरूरी था। अगले प्रश्न चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या है 103, तेलुगु साहित्य के 8 दिग्गज कवि किसके दरबार में थे? विकल्प 1 हरिहर, 2 है कृष्णदेव राय, 3 है मल्लिकार्जुन, 4 है सालव नरसिंह। 8 दिग्गज, इनको कभी अष्ट दिग्गज भी कहता था। 8 माने 8, दिग माने दिशा, गज माने हाथी। अष्ट दिग्गज का मतलब होता है 8 दिशाओं में हाथी। यह एक श्रुति है, अनुश्रुति है। इसमें कहा पृथ्वी है, इस पृथ्वी को 8 दिशाओं से हाथी उठाए हुए हैं। जिस तरह से पृथ्वी को 8 दिशाओं में हाथी उठाए हुए हैं, उसी तरह से तेलुगु साहित्य को, कौन से साहित्य को? तेलुगु साहित्य को 8 कवि एवं विद्वानों ने अपने ऊपर उठाया हुआ है। मतलब उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसकी भव्यता को बढ़ा रहे हैं। इसी को कहते हैं अष्ट दिग्गज या 8 दिग्गज। और ये जो अष्ट दिग्गज थे कृष्णदेव राय के दरबार में थे। विकल्प 2 इसका सही है। और इसमें जो सबसे प्रमुख था पेड्डाना अल-लसानी। सबसे प्रमुख कौन था? पेड्डाना अल-लसानी। इसको जो है कृष्णदेव राय ने राज कवि का दर्जा दिया था। राज कवि का दर्जा। अगला प्रश्न यही बनेगा ना, राज कवि का दर्जा किसको दिया था?
अष्टदिग्गज अभी बन गया, किसके दरबार में रहते थे, समझ रहे हैं। यह जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके लिए आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है, वर्ष 2004 के दूसरी क्लास के क्वेश्चन नंबर 40 को एक बार पुनः देख लेना है, समझ गए। अगला है क्वेश्चन नंबर 104, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। विकल्प 1 है बख्तियार खिलजी, 2 है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, 3 है निजामुद्दीन औलिया, 4 है चिरागे दिल्ली। तो चिश्ती सूफी सिलसिला, सूफी सिलसिलों में एक प्रसिद्ध सिलसिला चिश्ती सिलसिला, और चिश्ती सिलसिला की भारत में स्थापना किसने की, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें उत्तर होगा विकल्प 2, क्या है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये जो है 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की सेना के साथ भारत आए थे, और इन्होंने जो है चिश्ती सिलसिले की स्थापना की, अजमेर को अपना कार्यक्षेत्र बनाया, और वहीं पर इनकी दरगाह है, वहीं पर अजमेर में इनकी दरगाह है, जिसको कहते हैं ख्वाजा की दरगाह कहते हैं। अब तो आपने जाना कि चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसने की। अब ये जानना है कि चिश्तिया जो सिलसिला थी इसकी विशेषता क्या थी, योगियों से इनका संपर्क किस प्रकार था। उसके बाद इस सिलसिले से संबंधित और कौन कौन से जो है सूफी संत हैं जो परीक्षा में आपको बार बार पूछे जाते हैं। आइए हम लोग इसको देखते हैं। चिश्ती सिलसिला भारत में सर्वप्राचीन सूफी सिलसिला है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 ईस्वी में शिहाबुद्दीन गोरी की सेना के साथ भारत में आए, और बाद में इन्होंने चिश्तिया परंपरा की नींव डाली। भारत में इन्होंने बहुत से हिंदू रीति रिवाजों को अपना लिया था। चिश्तिया की प्रकृति उदार थी, ईश्वर प्रेम और मानव सेवा उनके प्रमुख सिद्धांतों में था। इस सिलसिले के सूफी संत योगियों की भांति जीवन व्यतीत करते थे, योगियों की तरह जीवन व्यतीत करने में विश्वास करते थे। वह अद्वैतवाद के परंपरागत नियमों में विश्वास रखते थे तथा निजी संपत्ति के खिलाफ थे। समा संगीत का एक रूप है में विश्वास रखते थे। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में अपना निवास बनाया, और उनकी समाधि अजमेर में ख्वाजा साहब के नाम से प्रसिद्ध है। उनके बाद के ख्वाजा बख्तियार काकी सुल्तान इल्तुतमिश के समकालीन थे। उन्होंने ही बाबा फरीद को चिश्ती परंपरा में दीक्षित किया। शेख फरीदुद्दीन गज शकर इसी सिलसिले के थे, जो सिख परंपरा में बाबा फरीद के रूप में प्रसिद्ध थे। बाबा फरीद के कारण चिश्तिया सिलसिले को भारत में लोकप्रियता मिली। अन्य प्रसिद्ध थे निजामुद्दीन औलिया, इनके बारे में बहुत बार पढ़ा होगा। महबूब इलाही इनकी उपाधि है। महबूब इलाही इनकी उपाधि है। इन्होंने 7 जो है सुल्तानों के शासनकाल को देखा है। इन्हीं के बारे में और गियासुद्दीन तुगलक के बारे में कथन है। हनूज दिल्ली दूरस्थ, जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। इसके बाद नसीरुद्दीन चिराग देहलवी हैं प्रसिद्ध संतों में। फिर सैयद मोहम्मद गेसुदराज हैं, जिन्होंने बंदा नवाज की उपाधि है। एक गुलबर्गा में, कर्नाटक के गुलबर्गा में अपना कार्यक्षेत्र बनाया। चिश्ती संप्रदाय से प्रभावित होकर बंगाल के शासक, एक अच्छी बात है, हुसैन शाह ने सत्यपीर आंदोलन प्रारंभ किया। यहाँ प्रश्न बनता है सत्यपीर आंदोलन किसने प्रारंभ किया? बंगाल के शासक हुसैन शाह ने। महत्वपूर्ण बात दूसरी क्या है, किस आंदोलन को प्रारंभ किया था, किससे प्रभावित थे? चिश्ती सिलसिला से। दक्षिण में चिश्ती सिलसिले की नींव शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने रखी थी, जो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। उन्होंने दौलताबाद में अपना स्थायी निवास बनाया। दक्षिण में अगर पूछे इस सिलसिले की स्थापना किसने की, तो शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने।
निजामुद्दीन औलिया, नसीरुद्दीन चिराग दिहलवी, गेसु दराज के बारे में और अन्य प्रश्न में हम लोग विस्तार से चर्चा कर लेंगे। निजामुद्दीन औलिया के बारे में इससे बार 2-3 बार चर्चा हो चुकी है, वहां से जाके देखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न है 105, बाबर की आत्मकथा तुजीके बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? विकल्प 1 है तुर्की, 2 है फारसी, 3 उर्दू, 4 हिंदी। तुजुक ए बाबरी इसी को कहते हैं बाबरनामा, इसी को कहते हैं वाकियात बाबरी। एक बार आपके टीजीटी में वाकियात बाबरी दे दिया था, पूछा था किसकी रचना है? आत्मकथा है बाबर की। एक किस भाषा में है? तुर्की में है। और देखिए तुर्की कौन सा विकल्प है? प्रश्न देखिए, विकल्प नंबर 1 है, यही करेक्ट विकल्प है। ये तुर्की में है और इसका अनुवाद जो है फारसी में हुआ है, अंग्रेजी में हुआ है, विभिन्न भाषाओं में हुआ है। इसका अनुवाद तो एक बार बाबर के समय ही प्रारंभ हो गया था, शेख जैतुद्दीन ने किया था, जैतुद्दीन। उसके बाद अनुवाद हुआ अकबर के समय। अकबर के समय में 2 बार हुआ, एक जैना खां व पायंद, जैना खां और पायंद हसन द्वारा किया गया। दूसरा अनुवाद अब्दुल रहीम खानखाना द्वारा किया गया। किसके द्वारा? अब्दुल रहीम खानखाना द्वारा, ये भी पूछा जाता है। और शाहजहां के समय भी इसका अनुवाद हुआ था, और शाहजहां के समय इसका अनुवाद किया था अबू तालिब तुर्बाती ने। किसने किया था? अबू तालिब तुर्बाती ने। ये शाहजहां के समय किए थे अबुल तालिब तुर्बाती ने। इसका अंग्रेजी में अनुवाद कई लोगों ने किया। सबसे बेहतरीन और प्रसिद्ध जो अनुवाद है ये है मैडम बेवरीज का, जिसका नाम है मेमोयर्स ऑफ बाबर। मैडम बेवरीज ने इसका अनुवाद जो किया है किसके नाम से? मेमोयर्स ऑफ बाबर। ये मेमोयर्स ऑफ बाबर के नाम से बेवरीज ने किया। और यह जो है तुर्की से, मूल तुर्की से इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। इसके लिए मैडम बेवरीज ने तुर्की सीखा, फिर तुर्की से, मूल तुर्की से इसका अनुवाद, फारसी से नहीं किया, मूल तुर्की से इसका अनुवाद मैडम बेवरीज ने किसमें किया? मूल तुर्की से अंग्रेजी में किया। इनका अनुवाद है। आइए इसके बारे में और महत्वपूर्ण चीजें हम लोग देख लेते हैं। तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा या वाकियात ए बाबरी मुगल बादशाह बाबर द्वारा तुर्की में लिखी गई उनकी आत्मकथा है। 2 लाइन है, कई चीजों को उत्तर देती है। सर्वप्रथम बाबरनामा का अनुवाद बाबर के समय में ही उसके सदर सुदूर शेख जैतुद्दीन ख्वाजा उर्फ जैनफाई ख्वाफी द्वारा फारसी में किया गया, क्योंकि इस पुस्तक के कुछ अंश तूफान में नष्ट हो गए थे। क्योंकि इस पुस्तक के कुछ अंश तूफान में नष्ट हो गए थे। अकबर के समय में 1583 ईस्वी में इसका अनुवाद जैना खां एवं पायंदा हसन ने फारसी में किया। अकबर के समय किसने किया? जैना खां और पायंदा हसन ने 1583 में। फिर 1590 में अकबर के ही समय इसका अनुवाद अब्दुल रहीम खानखाना ने फारसी में किया। फिर शाहजहां के काल में अबू तालिब तुर्बाती ने भी फारसी में इसका अनुवाद किया। अंग्रेजी में सर्वप्रथम 1826 में सर्वप्रथम जो अनुवाद किया था किसने किया था? लीडेन एवं अर्स्किन ने किया। उसके बाद एल्किंग ने किया। अंग्रेजी में अनुवाद 1826 में लीडेन अर्स्किन ने किया, उसके बाद एल्किंग ने किया। इसका सर्वश्रेष्ठ अंग्रेजी अनुवाद
मैडम एनीटी सुसन्ना बेवरेज, मैडम बेवरेज का पूरा नाम क्या है? मैडम एनीटी सुसन्ना बेवरेज ने 1905 में मेमोयर्स ऑफ बाबर नाम से किया। उन्होंने मूल तुर्की से अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया था। समझ गए? यहां से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, सब इसमें बता दिए गए हैं। आप इसको बार बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। एल्फिंस्टन ने बाबरनामा को एशिया का एकमात्र वास्तविक ऐतिहासिक ग्रंथ बताया। अगर ये पूछ ले एल्फिंस्टन ने किसको एशिया का एकमात्र वास्तविक ऐतिहासिक ग्रंथ बताया, तो क्या हो जाएगा? बाबरनामा। बाबर तुर्की और फारसी, उन्होंने तुर्की में लिखा, इसका मतलब फारसी नहीं जानता ऐसा नहीं था, वो फारसी भी जानता था, वो दोनों का ज्ञाता था। उसने फारसी पद्य की नई शैली मुबैयान को विकसित किया। मुबैयान जो फारसी की नई शैली थी, उसका विकास बाबर ने किया था। अबुल फजल के अनुसार बाबर ने फारसी में मसनबी लिखी, जिसे मसनबी मुबिन कहते हैं, मसनबी मुबिन कहा जाता है। उसके तुर्की गीतों का संकलन दीवान कहलाता है। तुर्की में जो गीत लिखे थे बाबर ने, उसको कहते हैं दीवान। समझ रहे हैं? दीवान। और मसनबी जो लिखा, मसनबी मुबिन इसको कहते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 106। निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग का संस्थापक था? विकल्प 1 आगा खां, विकल्प 2 सलीमुल्लाह खां, विकल्प 3 सर सैयद अहमद खां, विकल्प 4 इनमें से कोई नहीं। तो मुस्लिम लीग का 6 में संस्थापक थे ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां, इसलिए विकल्प 2 इसमें करेक्ट है। विकल्प 2 करेक्ट विकल्प है। आइए इसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला, क्योंकि लॉर्ड मिंटो जो है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को आगे बढ़ाना चाहते थे ताकि अंग्रेजी साम्राज्य को अक्षुण्ण रखा जा सके। तो उसके तहत उन्होंने लोग बुलाया था, संदेश भिजवाया था, तो मिलने गए थे। शिष्टमंडल ने क्या किया? प्रांतीय, केंद्रीय, स्थानीय निकायों में निर्वाचन है तो मुसलमानों के लिए एक विशिष्ट स्थिति की मांग की। इसके प्रत्युत्तर में मिंटो ने मुसलमानों को आश्वस्त करते हुए कहा था उनके राजनीतिक अधिकारों और हितों की भारत में रक्षा की जाएगी। समझ गए? ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां ने मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के अवसर पर मुसलमानों के समक्ष एक अलग राजनीतिक संगठन बनाने का प्रस्ताव रखा था, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। फिर 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां की अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना करने का प्रस्ताव किया गया। मोहसिन उल मुल्क, वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से सचिव बनाया गया। लीग का मुख्यालय लखनऊ बनाया गया और इसका अध्यक्ष आगा खां को नियुक्त किया गया। लीग बनी, उसका मुख्यालय लखनऊ बनाया गया, अध्यक्ष किसको बनाया गया? आगा खां को बनाया गया। उद्देश्य क्या था? मुस्लिम लीग के गठन का उद्देश्य क्या था, वो भी जान लिया जाए। नंबर 1, भारतीय मुसलमानों के अंदर ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी पैदा करना। समझ रहे हैं? सरकार के कार्यों के प्रति मुसलमानों में भ्रामक धारणाओं को दूर करना। दूसरा, भारतीय मुसलमानों को राजनीतिक तथा अन्य अधिकारों की रक्षा करना और उनकी आवश्यकताओं और भावनाओं को सम्राट के सामने प्रस्तुत करना। मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन दिसंबर 1907 में कराची में हुआ। दूसरा अधिवेशन 1908 में अमृतसर में सर सैयद इमाम की अध्यक्षता में हुआ। जो दूसरा अधिवेशन हुआ था 1908 में, कहां पर हुआ था? अमृतसर में। उसकी अध्यक्षता कौन की थी? सर सैयद इमाम ने की थी। 1908 में अमीर अली की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की लंदन शाखा की स्थापना हुई। एक बार किसी परीक्षा में प्रश्न पूछा है कि किसकी अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की लंदन शाखा की स्थापना हुई, तो अमीर अली की हुई थी। कब हुई थी? 1908 में। क्लियर हो गए? आगे बढ़े।
प्रश्न संख्या 107 है, महात्मा गांधी का ज्येष्ठ पुत्र कौन था? विकल्प एक है मणिलाल गांधी, दूसरा है हरिलाल गांधी, तीसरा है देवदास गांधी, चौथा है फिरोज शाह गांधी। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे, मणिलाल गांधी, हरिलाल गांधी, देवदास गांधी और रामदास गांधी। समझ, ये 4 पुत्र थे। उसमें पूछ रहा है ज्येष्ठ पुत्र माने सबसे बड़े पुत्र कौन थे? मणिलाल गांधी थे, इसलिए विकल्प एक इसका सही है। इन्होंने प्रारंभ में स्वदेशी एवं आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन में भाग लिया। बाद में वहां से शुरू में भाग लिया था, लेकिन बाद में जो है ये राजनीतिक गतिविधियों से अलग हो गए थे, समझ गए। इसलिए इनके बारे में स्वतंत्रता आंदोलन संबंध में बहुत ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं हम लोगों के पास, एक बात। दूसरी बात है, एक और नेता थे या एक और व्यापारी थे जिनको गांधी जी का 5वां पुत्र कहा की उपाधि थी। गांधी जी का 5वां पुत्र, किसकी उपाधि थी? गांधी जी का 5वां पुत्र जमनालाल बजाज। कभी अगर पूछ ले तो गांधी जी की 5वां पुत्र की उपाधि किसने थी, किसे दी गई थी, तो आपको याद रहे जमनालाल बजाज को दी गई थी। आइए जल्दी से देख लेते हैं। गांधी जी के 4 पुत्र थे, हरिलाल गांधी, मणिलाल गांधी, रामदास गांधी और देवदास गांधी। सबसे ज्येष्ठ थे हरिलाल गांधी। हरिलाल गांधी ने कुछ समय तक स्वदेशी और आजादी के संघर्ष में भाग लिया, परंतु उनका राजनीतिक योगदान सीमित और व्यक्तिगत संघर्षों से घिरा रहा। जमनालाल बजाज को गांधी जी के 5वें पुत्र की उपाधि दी गई है, समझ गए। भारतीय सेना का गठन कब हुआ था? विकल्प एक है 1747 ईस्वी में, 2 है 1748 ईस्वी में, 3 है 1749 ईस्वी में, 4 है 1847 ईस्वी में। भारतीय सेना, जिसको हम इंडियन आर्मी कहते हैं, इसका गठन हुआ था 15 अगस्त 1947 में। अब विकल्प देखेंगे 15 अगस्त 1947 यहाँ पर कहीं नहीं है, तो हमें इतिहास में थोड़ा सा गहरे जाना पड़ेगा। तो गहराई में जाने पर देखने पता चलता है 1746 ईस्वी में प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुआ था। आंग्ल कर्नाटक युद्ध के समय एक भारतीय सैनिकों को की टुकड़ी को यूरोपीय प्रशिक्षण देकर यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया गया। मतलब भारतीयों की एक सेना थी जिसको यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करके एक टुकड़ी का गठन किया गया था। वो कब किया गया था? 1746 में, जब प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध हो रहा था। उसके बाद फिर 1857 का विद्रोह हुआ। उसके बाद प्रेसिडेंसी सेना बनी। उस समय 3 प्रेसिडेंसियां थी, मद्रास सेना, बंगाल सेना, बंबई सेना बनी। फिर इन सबको एकीकृत करके 1895 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारतीय सेना का गठन किया। ये तो यहां तक की बात है, लेकिन अब विकल्प में देखिए तो आपको क्या मिल रहा है? 1747। हम लोग 46 के बाद की बात कर रहे थे, इसलिए इस प्रश्न के हिसाब से विकल्प एक इसमें सही है। आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। 1746 ईस्वी में प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय सैनिकों को यूरोपीय प्रशिक्षण देकर के अपनी एक छोटी सी टुकड़ी बनाई। इसी को अगर आप प्रथम भारतीय सेना मानते हैं तो यही उत्तर आपका होगा। फिर 1757 के बाद बंगाल, मद्रास और बंबई में 3 अलग अलग प्रेसिडेंसी सेनाएं खड़ी की गई, जिसे बंगाल सेना, मद्रास सेना, मुंबई सेना कहा गया। इन तीनों को मिला करके 1 अप्रैल 1895 को एकीकृत भारतीय सेना बनी। लेकिन अगर कभी प्रश्न में एक विकल्प हटा करके 1947 दे, तब समझिए क्या है,
भारतीय सेना इंडियन आर्मी का निर्माण एक दीर्घकालिक प्रक्रिया का परिणाम है जो ब्रिटिश शासन के दौरान प्रारंभ हुआ, लेकिन स्वतंत्र भारत की भारतीय सेना की स्थापना की बात करें तो इसका आधिकारिक रूप से निर्माण 15 अगस्त को हुआ था। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के साथ ब्रिटिश इंडियन आर्मी का विभाजन हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच इसी दिन भारतीय सेना का स्वतंत्र अस्तित्व आया और इसके पहले सेनाध्यक्ष, जीके की परीक्षा में पूछता ना, जनरल के.एम. करियप्पा थे। कौन थे? जनरल के.एम. करियप्पा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर है 109, यंग हस्बैंड मिशन क्यों भेजा गया था? विकल्प 1 है बर्मा पर अधिकार करने के लिए, विकल्प 2 है नेपाल पर प्रभुत्व जमाने के लिए, विकल्प 3 तिब्बत में रूस का षड्यंत्र विफल करने के लिए, 4 है ईरान में फ्रांसीसी साम्राज्यवाद को रोकने के लिए। यंग हस्बैंड को आपको समझना है तो हमको समझना पड़ेगा कर्जन की विदेश नीति। कर्जन अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विस्तार को और आगे बढ़ाने का प्रयासरत था। उसने पश्चिमोत्तर के कबायली क्षेत्रों में जो है साम्राज्य के प्रसार के लिए अग्रगामी विदेश नीति अपनाई। कौन सी विदेश नीति? अग्रगामी विदेश नीति अपनाई और उस नीति के तहत उसने क्या किया? कबायली क्षेत्रों पर ब्रिटिश प्रभुत्व को बढ़ा दिया और 1901 ईस्वी में जो है उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का गठन किया। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का गठन किया। उसके बाद खाड़ी के क्षेत्रों में रूस, जर्मनी और तुर्की के प्रभाव को कम करना चाहता था और उसको कम करने के लिए तिब्बत से एक समझौता करना जरूरी था ताकि रूस को यहाँ एंट्री देने से रोका जा सके। इसके लिए उसने क्या किया? 1904 ईस्वी में, कब? 1904 ईस्वी में यंग हस्बैंड, ये अंग्रेज अधिकारी का नाम था, यंग हस्बैंड को जो है एक मिशन के साथ भेजा और यंग हस्बैंड ने 1904 में जाकर के दलाई लामा के साथ लहासा की संधि की। 1904 में कहाँ की संधि होती है? लहासा की संधि होती है। किसके बीच? दलाई लामा और यंग हस्बैंड के बीच में। इससे क्या होता है? रूस का जो इन्वेजन था तिब्बत के एरिया में, उसकी समाप्ति हुई। यह था यंग हस्बैंड मिशन का उद्देश्य। और विकल्प आप 3 देखें, तिब्बत में रूस का षड्यंत्र विफल करने के लिए, यही इसका सही उत्तर है। आइए इसको देखते हैं। कर्जन की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्यवाद के हितों की सुरक्षा करना था। उसने अग्रगामी विदेश नीति अपनाई। उसकी विदेश नीति का संबंध मुख्यतः कबायली क्षेत्र अफगानिस्तान, फारस एवं तिब्बत से था। उसने उत्तर पश्चिमी सीमांत कबायली क्षेत्र को बड़ी चतुराई से ब्रिटिश साम्राज्य के प्रभाव परिधि में ला दिया। 1901 में उसने उत्तर पश्चिम सीमा को एक अलग प्रांत बना दिया। अफगानिस्तान से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। खाड़ी क्षेत्रों में रूस, जर्मनी और तुर्की के प्रभाव बढ़ाने से रोका और मार्च 1904 में तिब्बत में यंग हस्बैंड नामक अभियान भेजा और 7 सितंबर 1904 ईस्वी को दलाई लामा ने यंग हस्बैंड के साथ लहासा की संधि कर ली। इस प्रकार लॉर्ड कर्जन अपनी नीति द्वारा एशियाई प्रदेशों पर अपना नियंत्रण बनाए रखा, जिससे अन्य कोई शक्ति उन पर अपना प्रभाव कायम ना कर सकी। समझ गए? यंग हस्बैंड मिशन का उद्देश्य अब आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है, भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये क्या कह रहा है? प्रथम बार लोक सेवा आयोग
की स्थापना हुई थी 1919 के एक्ट द्वारा। कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 में फर्स्ट टाइम हुआ था पब्लिक सर्विस कमीशन का, पीएससी का गठन हुआ था। इसमें आप देखिए विकल्प नंबर 3 देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा हुआ। उसके बाद फिर 1935 का जो एक्ट था के एक्ट द्वारा क्या गठित हुआ? फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन 1935 के एक्ट द्वारा हुआ। उसके बाद फिर जो है 26 जनवरी 1950 में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी का गठन हुआ। तो इसमें उत्तर आएगा 1919 में के एक्ट द्वारा 1 अक्टूबर 26 को पब्लिक सर्विस कमीशन गठन हुआ। 1935 के एक्ट द्वारा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन हुआ और इसमें प्रोविंशियल सर्विस कमीशन पब्लिक सर्विस कमीशन गठन हुआ। फिर 26 जनवरी 1950 को जाकर के यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से यूपीएससी कहते हैं, जिसका मुख्यालय धौलपुर हाउस है। आप सबको पता होगा, जितने लोग आईएएस की तैयारी करते होंगे उन सबको पता होगा, हुआ था। और जब पहली बार जो है पब्लिक सर्विस कमीशन गठन हुआ था, इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे रास बेकर थे। समझ में आया? आईएएस को हम लोग देख लेते हैं। भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत 1 अक्टूबर 1926 में की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष थे सर रास वारकर। यह आयोग केंद्र स्तर पर था और इसका कार्यक्षेत्र सीमित था। भारत सरकार अधिनियम या शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग मतलब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रांतीय लोक सेवा आयोग मतलब प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन के गठन का प्रावधान किया गया। और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने पर इसका नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन रख दिया गया। समझ में आया? आगे चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर है 111। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने सेना में मराठों की नियुक्ति बंद कर दी, राज्यों का विलय करना छोड़ दिया, सामाजिक सुधार बंद कर दिए, प्रशासनिक परिवर्तन नहीं किए। अब आप समझिए 1857 का जब विद्रोह हुआ तो विद्रोह के बाद जो है 1858 में महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र जारी किया। उस घोषणा पत्र को कैनिंग ने पढ़ा। कहां पर? मिंटो पार्क। मिंटो पार्क कहां पर है? मिंटो पार्क भाई प्रयागराज में है, यमुना नदी के किनारे है। पढ़ते पढ़ते जब आपको लगेगा ऑक्सीजन आपके शरीर में कम हो गई है तो आप भी मिंटो पार्क जाइए, ताज़ी हवा लीजिए, फिर लौट के आइए, अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए। तो यमुना नदी के किनारे पर है। वहीं पर कैनिंग ने एक दरबार लगाया। उस दरबार में उन्होंने क्या किया? महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को पढ़ा। वही जो घोषणा पत्र था 1858 का एक्ट फॉर बेटर गवर्नेंस इन इंडिया, भारत में अच्छे शासन का अधिनियम 1858 उसी के तहत पारित किया गया। इतनी पूर्व पीठिका आपने समझी। अब इसके बाद एक एक विकल्प पर आते हैं और उनकी हम लोग पड़ताल करते हैं। ठीक, एक कह रहे हैं 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने सेना में मराठों की नियुक्ति बंद कर दी। अब सेना की बात कर लेते हैं। सेना में क्या क्या किया?
1857 के पूर्व में सेना में भारतीय और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात क्या था? 5:1। इसको चेंज कर कितना कर दिया? 2:1। दूसरा, सामरिक महत्व के स्थलों से भारतीयों को हटा दिया गया, मतलब तोपखाना इत्यादि में जैसे स्थलों पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं की जाती थी। और वह जातियां जिनको माना गया, वह क्षेत्र जिनको माना गया कि उन्होंने जो है सेना में रहकर बगावत की, जैसे अवध और बंगाल, यहां पर क्या किया? सेना की भर्ती कम कर दी गई। उसके स्थान पर वह क्षेत्र या जातियां जो अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया, जैसे पंजाब और गोरखों ने, इनकी भर्ती क्या किया? बढ़ा दी गई। और इस पूरी व्याख्यान में आपने कहीं ये नहीं देखा होगा, पता चलेगा मराठों की भर्ती बंद कर दी गई, ऐसा कहीं पर है? तो इस तरह की कोई बात यहां पर नहीं हुई है सेना के संबंध में, इसलिए इस तथ्य को नहीं माना जा सकता है। अब अगले तथ्य पर हम लोग आते हैं। अगला तथ्य है, इसको छोड़ते हैं भाई, राज्यों का विलय करना छोड़ दिया, इसको हम लोग अभी समझते हैं। सामाजिक सुधार बंद कर दिए। 1857 के विद्रोह की जब मीमांसा करते हैं, व्याख्या करते हैं, तो एक कारण ये मानते हैं कि भारतीयों के धार्मिक एवं सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप किए थे, इसलिए भारतीयों ने विद्रोह किया। तो सामाजिक एवं धार्मिक मामले में हस्तक्षेप ना करने की बात की गई, उसके बावजूद भी हस्तक्षेप किए गए, तो सामाजिक सुधार बंद कर दिया, यह भी नहीं हुआ था। अगला मामला है प्रशासनिक परिवर्तन नहीं हुए। ये तो जितने व्यापक प्रशासनिक परिवर्तन हुए 1857 के विद्रोह के बाद, उसको हम समझ सकते हैं। 1857 के बाद 1858 में क्या हुआ? भारत का शासन कंपनी से क्राउन को चला गया। पहले कंपनी शासन देखती थी, अब महारानी स्वयं देखेंगी शासन। और जब स्वयं शासन देखेंगी, इसीलिए अपने प्रतिनिधि के रूप में भारत सचिव की नियुक्ति की। भारत सचिव, जिसे कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया, इनकी नियुक्ति हुई, भारत सचिव की नियुक्ति हुई। और इनको परामर्श देने के लिए, अकेले तो काम करेंगे नहीं, परामर्श देने के लिए एक 15 सदस्यीय जो है इनको काउंसिल दी गई, 15 सदस्यीय काउंसिल दी गई। और इनका जो है नियंत्रण, भारत सचिव का नियंत्रण था गवर्नर जनरल पर, और गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। समझ रहे हैं? भारत सचिव क्या करेंगे? गवर्नर जनरल जो उस समय वायसराय होगा, उन पर नियंत्रण करेंगे। इस तरह से वो प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया। और इस घोषणा को किसने किया था? कैनिंग ने किया था। और कैनिंग जो है भारत के पहले वायसराय हैं। अगर परीक्षा में पूछे भारत के पहले वायसराय का क्या नाम है, तो उसका उत्तर होगा कैनिंग होगा। अब यहां तक हो गया। आगे कह रहे हैं, तो इसका मतलब प्रशासनिक परिवर्तन नहीं हुए, यह बात भी गलत है। एक बात गलत हो गई, दूसरी बात गलत हो गई, तीसरी बात गलत हो गई। अब एक बात जो है जिस पर विचार नहीं किया गया, राज्यों का विलय छोड़ दिया गया। तो अंग्रेजों ने ये कहा, राज्यों की विजय एवं विलय की नीति बंद कर दी जाएगी, एक बात। दूसरा बात उन्होंने क्या किया कि जो देसी राजा थे, उनके जो उपाधियां थी, सम्मान थे और सुविधाएं थी, इन सबको वापस कर दिया गया। तीसरा
क्या किया गया, एक जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाई गई थी, व्यपगत का नियम समाप्त कर दिया गया और गोंद लेने की प्रथा को, गोंद लेने की प्रथा को अनुमति दी गई, गोंद लेने की प्रथा को अनुमति दी गई कि भारतीय राजा गोंद ले सकते हैं। तो अब जब इस सब विचार किए तो आपको अब लगेगा इसमें 1857 विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने राज्यों का विजय करना छोड़ दिया। विकल्प 2 इसमें सही होगा। और सब विकल्प कैसे कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं उसकी चर्चा हम लोगों ने कर लिया है। आइए तेजी से पढ़ लेते हैं ताकि मेमोरी में स्थायी रूप से आ जाए। 1857 के विद्रोह के बाद लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के, वर्तमान प्रयागराज के मिंटो पार्क में अपना दरबार लगाया और यहीं पर महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा। इसकी महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित थी। भारतीय शासन की बागडोर कंपनी के हाथों से लेकर क्राउन के हाथों में दे दिया गया। गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया। इस घोषणा के बाद अब सरकार भारतीय मामलों में सीधे उत्तरदायी हो गई। इस घोषणा ने स्पष्ट कर दिया कि भविष्य में कोई भी राज्य अंग्रेजी राज्य में नहीं मिलाया जाएगा। सरकार ने डलहौजी की हड़पने की नीति त्याग दी और भारतीय नरेशों गोद लेने का अधिकार वापस कर दिया। भारतीय रजवाड़ों के साथ यथास्थिति बनाए रखने की बात की गई। घोषणा में कहा गया सरकार और भारतीयों के धार्मिक और सामाजिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। भारतीय सैनिकों की संख्या और यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात पूर्व में जो 5:1 था अब इसे घटाकर 2:1 कर दिया गया। विद्रोह से पूर्व भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 थी, अब घटा करके 1,40,000 कर दी गई। 2,38,000 से घटा करके 1,40,000 कर दी गई। पीसीएस में पहले पूछा गया था एक बार कि विद्रोह के समय में भारतीय सैनिकों की संख्या कितनी थी, 2,38,000 उसमें विकल्प में था। तोपखाना पूर्णतः यूरोपीय सैनिकों के हाथ में दे दिया गया। विद्रोह से पहले सेना में बंगाल और अवध के सैनिक सर्वाधिक थे, परंतु विद्रोह के बाद उनकी संख्या घटा दी गई। उनकी जगह पंजाबी और गोरखों सैनिकों की संख्या में बढ़ोतरी की गई। भारत की देखभाल करने के लिए एक अधिकारी भारतीय राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया की नियुक्ति की गई। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक मंत्रणा समिति बनाई गई। इसमें 8 सदस्यों की नियुक्ति सरकार द्वारा, 7 सदस्यों की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा की जाती थी। अब आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 है, ब्रिटिश शासन द्वारा भारत से धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा? तिलक विकल्प 1 है, विकल्प 2 दादा भाई नौरोजी, विकल्प 3 अरविंद घोष, विकल्प 4 रमेश चंद्र दत्त। धन निष्कासन, अब इसको समझा जाए। पहले धन निष्कासन है क्या? भारत का धन, किसका? भारत का जो धन है ये जा रहा है कहाँ? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में पेमेंट है, भुगतान है, इन सब के रूप में जा रहा है और इसके जो बदले में भारत को कोई प्रतिफल या उत्तरदायित्व नहीं मिल रहा है। भारत का पेमेंट के रूप में, भुगतान के रूप में इंग्लैंड जा रहा है, लेकिन उसके प्रतिफल उत्तरदायित्व के रूप में नहीं मिल रहा है। इसी को कहते हैं ड्रेन थ्योरी। क्या कहते हैं? ड्रेन थियरी कहते हैं। और इस ड्रेन थियरी के प्रतिपादक थे विकल्प 2 में दिए गए दादा भाई नौरोजी, जिसको ओल्ड ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया का भी खिताब प्राप्त है। परीक्षाओं में पूछा गया है किसको ओल्ड ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। तो ये ड्रेन थ्योरी तो किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। इसकी व्याख्या इन्होंने की थी, इसकी क्या की थी? व्याख्या की थी अपनी एक पुस्तक में जिसका नाम है पॉवर्टी, क्या नाम है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश
रूल इन इंडिया। इस पुस्तक के बारे में भी बहुत बार पूछा गया है। ये किसकी पुस्तक है? पुस्तक का क्या नाम है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें इसकी व्याख्या की थी और सबसे पहले उन्होंने प्रस्तुत किया था इंग्लैंड में ही एक लेख लिखा था, एक एस्से लिखा था। उस एस्से का नाम था इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया। इसी लेख में इस बात को रखा था इन्होंने कि जो है भारत का धन जो है कैसे कैसे जा रहा है। और दादा भाई नौरोजी ने इसको कहा था अनिष्टों का अनिष्ट। इस जो धन भारत से विदेश में जा रहा था उसको उन्होंने कहा था, दादा भाई नौरोजी ने, अनिष्टों का अनिष्ट मतलब इविल ऑफ ऑल इविल्स। अगर ये पूछा जाए इविल ऑफ ऑल इविल किसने कहा था, तो दादा भाई नौरोजी ने कहा था। उन्होंने बताया कि भारत का धन कहाँ जा रहा है? इंग्लैंड जा रहा है और फिर इंग्लैंड से ऋण के रूप में भारत आ रहा है। इस तरह से भारत क्या हो जा रहा है? एक ऋण कुचक्र में फंस जा रहा है। भारत एक ऋण कुचक्र में फंस जा रहा है जिससे निकलना बहुत दुष्कर है। अब इस तरह की जो समीक्षा हुई है, इस समीक्षा का परिणाम यह हुआ कि भारतीयों के अंग्रेजी सरकार के वास्तविक चरित्र का पता चला। अंग्रेजी सरकार के वास्तविक चरित्र का पता चला। उसका मुखौटा जो है अलग है, उसका वास्तविकता अलग है। और इसके बाद भारत में उत्पन्न हुआ आर्थिक राष्ट्रवाद। तो आर्थिक राष्ट्रवाद में दादा भाई नौरोजी की ड्रेन थ्योरी ने बहुत बड़े उत्प्रेरक का कार्य किया है। समझ गए? और यह जो है परीक्षा में कई बार पूछा गया है। आप गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के प्ले लिस्ट में जाइएगा, पीजीटी 2000, 2002 के क्वेश्चन नंबर 28, 2002 के क्वेश्चन नंबर 63, इन सब में देखिएगा आपको सभी मद के बारे में, कौन कौन सी मदें और किस किस रूप में भारत से इंग्लैंड में जाती थी, उनके परिणाम और प्रभाव क्या है, उन सबको जाकर के देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 113। भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश शासक द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था। विकल्प 1 ऑपरेशन थंडरबोल्ट, 2 ऑपरेशन रिएंडरपेस्ट, 3 ऑपरेशन जीरो आवर, 4 है ऑपरेशन ब्लू स्टार। हुआ क्या था कि 7 अगस्त से समझा जाए 1942 को बंबई का ग्वालियर टैंक मैदान था। ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद। एक प्रश्न ये है कि भारत छोड़ो आंदोलन जब पारित हुआ था अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद। ये मिल गए। फिर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, इसी कार्य जो अधिवेशन में उसका भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव का प्रारूप किसने तैयार किया था? नेहरू ने। और नेहरू ने प्रस्तुत किया। थोड़े बहुत संशोधनों के बाद वो पारित हो गया। उसके बाद गांधी जी ने 70 मिनट का ऐतिहासिक भाषण दिया। 70 मिनट का गांधी जी द्वारा ऐतिहासिक भाषण दिया गया। इसी भाषण में गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो, मतलब डू और डाई का नारा इसी में दिया गया था। इसके बाद हुआ क्या कि 8 अगस्त
1942 को मध्य रात से गिरफ्तारियां प्रारंभ हो गई 8 अगस्त से। फिर 9 अगस्त को सरकार ने ऑपरेशन 0 आवर्स के अंतर्गत कार्रवाई प्रारंभ की। ऑपरेशन 0 आवर, ऑपरेशन 0 आवर देखिए विकल्प 3 क्या लिखा हुआ है, ऑपरेशन 0 आवर। इसी के अंतर्गत उन्होंने गिरफ्तारी शुरू की। एक प्रश्न पूछता है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया तो किसको कहां कहां पर रखा गया, तो गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, तो इनको पूना के आगा खां पैलेस में, कहां ले जाया गया, पूना के आगा खां पैलेस में। बाद में इसी जगह पर सरोजनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को भी लाया गया। और कांग्रेस की कार्यकारिणी को अहमदनगर के दुर्ग में, कार्यकारिणी को कहां पर, अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया। इसके बाद जो उसके प्रमुख नेता थे, परीक्षाओं में आपको पूछता है कि किसको कहां पर रखा गया था। प्रमुख नेताओं में थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनको रखा गया था अल्मोड़ा जेल में, अल्मोड़ा जेल में। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुरा कहाँ है, बिहार में है, पटना में, यहाँ रखा गया। अबुल कलाम आजाद को वांकुड़ा जेल में रखा गया, वांकुड़ा जेल में। इस तरह से ऑपरेशन 0 आवर के अंतर्गत कार्रवाई करके प्रमुख नेताओं को किसी न किसी जेल में रख दिया गया। आपकी परीक्षा में पूछता है कि राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा गया, नेहरू जी कहाँ रखा गया, गांधी जी को कहाँ रखा गया उस समय, तो यहाँ से आप देख लेंगे। आइए एक बार तेजी से रिवीजन कर लेते हैं। 7 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की। नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया, जिसको थोड़े बहुत संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया गया। कांग्रेस की अधिवेशन ऐतिहासिक सम्मेलन में गांधी जी ने लगभग 70 मिनट तक का भाषण दिया। उन्होंने कहा, मैं आपको एक मंत्र देता हूं, करो या मरो, डू और डाई, जिसका अर्थ है भारत की जनता देश की आजादी के लिए हर ढंग का प्रयत्न करे, बस इस बात का ध्यान रखे कि आंदोलन गुप्त या हिंसात्मक न हो। उन्होंने कहा, आप लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति को अब से स्वतंत्र व्यक्ति समझना चाहिए, इस प्रकार कार्य करना चाहिए कि मानो आप स्वतंत्र हो। मैं स्वतंत्रता से कम किसी वस्तु से संतुष्ट होने वाला नहीं हूं। 8 अगस्त की मध्य रात्रि को सरकार ने कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार करने की योजना बनाई। 9 अगस्त की सुबह ऑपरेशन 0 आवर के तहत कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस में, कांग्रेस की कार्यकारिणी को अहमदनगर के किले में रखा गया। बाद में सरोजनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को भी आगा खां पैलेस में लाया गया। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुर और मौलाना अबुल कलाम आजाद को बांकुड़ा जेल में रखा गया। ये महत्वपूर्ण बातें थी। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्नलिखित में से किसको भारत का राजनीतिक असंतोष का जनक कहा गया। विकल्प 1 है दादा भाई नौरोजी, 2 है बाल गंगाधर तिलक, 3 है गांधी जी, 4 है सरदार भगत सिंह। तो आइए इस पर हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। एक समाचार पत्र है लंदन टाइम्स के संवाददाता थे वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल या चिरोल, जो भी मिलता हो, सिरोल थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी,
इंडियन अनरेस्ट, पुस्तक का क्या नाम था? इंडियन अनरेस्ट, भारतीय अशांति, ये पुस्तक लिखी। इसी पुस्तक में उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा? भारत में भारतीय राजनीतिक अशांति का जनक किसको कहा था? बाल गंगाधर तिलक को। विकल्प 2 में है। इस बात पर तिलक ने 1919 में लंदन में जाकर के मानहानि का मुकदमा दायर किया, लेकिन अदालत ब्रिटिश अदालत थी, तो इनको जुर्माना देना पड़ा तिलक को। और तिलक के जुर्माने से जो आर्थिक हानि हुई थी उसको पूरा करने के लिए गांधी जी ने क्या बनाया? तिलक पर्स फंड बनाया था कि लोग इसमें जमा करिए, एक तिलक के निजी खर्च के लिए एक पर्स है। समझ गए? तो भारत, अब अगला प्रश्न क्या इससे निकल सकता है समझिए। यहां कहा गया कि भारत का राजनीतिक अशांति का जनक कौन है? तिलक। तो किसने कहा है ये भी पूछा गया है। वैलेंटाइन सिरोल किससे संबंधित थे और उनकी पुस्तक का क्या नाम है? ये सब नए प्रश्न आपको कभी न कभी दिखेंगे। आइए इसको देख लेते हैं तेजी से। लंदन टाइम्स के संवाददाता वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में बाल गंगाधर तिलक को भारत का राजनीतिक असंतोष का जनक कहा, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, फादर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल अनरेस्ट कहा था। तिलक ने वैलेंटाइन सिरोल और उसके प्रकाशक के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा इंग्लैंड में 1919 में दायर किया। तिलक मुकदमा हार गए, उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। महात्मा गांधी ने तिलक पर्स फंड शुरू किया ताकि भारतीय जनता उनके खर्चों में सहयोग कर सके। समझ गए? आइए 115, भारत में सहायक संधि पर हस्ताक्षर सर्वप्रथम किसने किया? विकल्प 1 है पेशवा, दूसरा है अवध के नवाब, तीसरा है हैदराबाद का निजाम, चौथा है तंजौर के शासक। सहायक संधि का प्रारंभ फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। क्लाइव के बाद जितने भी गवर्नर हुए, गवर्नर जनरल हुए, उन सब ने जो है सहायक संधि को, सब्सिडरी अलायंस को आगे बढ़ाया। लेकिन इसका जो वास्तविक जनक है बेलेजली को माना जाता है, क्योंकि एक नीति एवं साम्राज्य विस्तार के साधन के रूप में इसको प्रचलित करने का श्रेय बेलेजली को जाता है, इसीलिए बेलेजली को इसका जनक माना जाता है। सब्सिडरी अलायंस में कुछ शर्तें होती थी। पहली शर्तें होती थी जो विदेशी नीति है, देशी राजाओं की जो विदेशी नीति है वह अंग्रेजों पर, कंपनी पर आधारित करनी पड़ेगी। बिना कंपनी के अनुमति के देशी राज जो है किसी अन्य राज्य से न तो युद्ध कर सकते थे और न संधि कर सकते थे। दूसरी बात उसमें थी कि प्रत्येक जो है देशी राजा को एक बड़ी सेना रखनी पड़ती थी जो अंग्रेजों के नियंत्रण में होती थी। इसके लिए अंग्रेजों को जो बड़े राज्य प्रदेश दे सकते थे, जो छोटे राज्य थे वो नगद पैसा दे सकते थे। एक ब्रिटिश रेजिडेंट अपने यहाँ रखना पड़ता था, एक ब्रिटिश रेजिडेंट अपने यहाँ रखना पड़ता था। और ये जो राजा थे इनके देशी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते थे। इस तरह से ये पूरा अलायंस बनाया गया था और इनकी स्वतंत्रता की रक्षा करना इनका दायित्व था। और इसके तहत जो है जो राज्य हस्ताक्षर किए हैं वह राज्य हैं, उनको हम लोग एक कोड के माध्यम से याद कर सकते हैं, HMT। एक कोड है, क्या लिखा गया है? HMT। HMT क्या है भाई? HMT की घड़ी आपने देखा होगा ना, पहले सबसे प्रसिद्ध थी कौन सी? HMT की घड़ी। और पिछले आज से 30-35 साल पीछे जाइए तो शादी विवाह में दूल्हे को HMT की घड़ी मिलती थी, तो गांव के लोग सब सोचते थे चलो उसको बहुत अच्छा दहेज मिल गया है। मैं दहेज के खिलाफ हूँ, लेकिन
जो बातें प्रचलित थी उसको बताना जरूरी है। तो HMT अब आपको याद हो गया, इसीलिए इतनी कहानी बताया। HMT में H फॉर होता है हैदराबाद, M फॉर होता है मैसूर, हैदराबाद, मैसूर और तंजौर। मतलब अगर आपको भूल रहा है सहायक संधि किस क्रम में की, सबसे पहले किसने की, सबसे पहले हैदराबाद में की 1798 ईस्वी में, उसके बाद मैसूर ने की 1799 ईस्वी में, 99 ईस्वी, उसके बाद तंजौर ने की 1799 ईस्वी में। HMT 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 3-4 बार आप कहिएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। इसमें देखिए तीसरा विकल्प है कि नहीं, हैदराबाद का निजाम। इसके बाद अवध ने 1801 में सहायक संधि स्वीकार की। उसके बाद पेशवा, इसने भी 1801 में। इसके बाद जो है भोंसले 1803 ईस्वी में। इसके बाद सिंधिया 1804 ईस्वी में सहायक संधि स्वीकार की। तो सबसे पहले हैदराबाद ने 1798 में, मैसूर ने 1799 में, तंजौर ने 1799 में, फिर अवध, पेशवा, भोंसले और सिंधिया ने की। यह प्रश्न आपकी परीक्षा में पहले पूछा जा चुका है, प्लेलिस्ट PGT में पर जाइए 2004 के चौथी क्लास से क्वेश्चन नंबर में देखिए, आपको विस्तृत व्याख्या वहां पर मिलेगी। आइए क्वेश्चन नंबर 116 है, 1936 के चुनाव में संयुक्त प्रांत में कौन भारतीय महिला मंत्री बनी? विकल्प 1 उमा नेहरू, दूसरा है विजय लक्ष्मी पंडित, 3 है स्वरूप रानी नेहरू, 4 है हंसा मेहता। 1935 के अधिनियम से, एक्ट से प्रांतीय चुनाव हुए 1936 में, 1936 में चुनाव हुआ। 1937 में सरकारें बनी और कांग्रेस ने 6 स्थान पर सरकार बनाई, 6 स्थान बनाई। ये पूछता है कहां कहां बनाई कांग्रेस ने सरकार, तो कांग्रेस ने सरकार बनाई मद्रास में, और कहां बनाई, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बंबई, उड़ीसा। 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, यहां पर कांग्रेस सरकार बनी। और संयुक्त प्रांत में गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में सरकार बनी थी, और इन्हीं के गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में विजय लक्ष्मी पंडित को पहली बार मंत्री बनाया गया। स्थानीय स्वशासन और स्वास्थ्य सेवाएं, इनको विभाग दिया गया। ये विजय लक्ष्मी पंडित ये कौन है? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन है, और इनके साथ और कई रिकॉर्ड जुड़े हुए हैं। स्वतंत्र भारत में पहली केंद्रीय मंत्री हैं। इनके साथ और क्या रिकॉर्ड जुड़ा हुआ है? ये संयुक्त राज्य महासभा की पहली महिला अध्यक्ष हैं। पहली महिला अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा की हैं। तो ये हैं विजय लक्ष्मी पंडित, ये है विकल्प 2 इसमें सही है। आइए देखते हैं। जुलाई 1937 में कांग्रेस ने मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बंबई तथा उड़ीसा कुल 6 में अपनी सरकारें गठित की। पंजाब में मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट पार्टी, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने संयुक्त सरकारें बनाई। संयुक्त प्रांत बर्तन उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में सरकार बनी। उक्त सरकार में महिला मंत्री विजय लक्ष्मी पंडित थी, जिन्हें स्थानीय स्वशासन और सार्वजनिक स्वास्थ्य
मंत्री बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 117 है, किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं? विकल्प 1 सर सैयद अहमद खां, विकल्प 2 है मिर्जा गुलाम हैदर, विकल्प 3 है राशिद अहमद, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही उत्तर है सर सैयद अहमद खां, विकल्प 1 सही है। 1880 तक सर सैयद अहमद खां हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े हिमायती थे और उन्होंने उस एकता के संबंध में उनके कई कथन प्रसिद्ध हैं। उसमें से एक कथन है हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं। लेकिन इसके बाद हुआ क्या, जब कांग्रेस का गठन हुआ तो इन्होंने कहा कि कांग्रेस हिंदू हितों का पोषण करती है, इसलिए मुसलमानों को अलग राजनीतिक पहचान और शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, यह बात कही थी। अब आइए हम लोग ये देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता के पक्ष में सर सैयद अहमद खां के महत्वपूर्ण कथन कौन कौन से हैं। सर सैयद अहमद खां अपने शुरुआती दौर में हिंदू मुस्लिम एकता की पैरवी की। इस संबंध उनके निम्नलिखित कथन और बयान हैं। हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं। उन्होंने कहा जैसे एक व्यक्ति को दो आंखों की जरूरत होती है, वैसे ही भारत को दोनों समुदायों की जरूरत है। किसी एक की कमी से देश असंतुलित हो जाएगा, ये बात कहे। ये बहुत फेमस कथन है। दूसरा देखिए, हिंदू और मुसलमान एक ही जहाज में दो साथी हैं। अगली बार हो सकता है यह कथन दे दे, हिंदू और मुसलमान एक ही जहाज में दो साथी हैं। किसका कथन है? उन्होंने भारत को एक जहाज की तरह बताया जिसमें हिंदू और मुसलमान एक ही मंजिल की ओर साथ चल रहे हैं। यदि जहाज डूबता है तो दोनों ही डूबेंगे, इसलिए जहाज को बचाना सबकी या दोनों की जिम्मेदारी है। उन्होंने जोर देकर कहा हिंदू और मुसलमान एक ही राष्ट्र के निवासी हैं। हमारे पूर्वजों ने इसी भूमि पर जन्म लिया और इसी भूमि में दफन या दाह हुए। 1857 की क्रांति के बाद उन्होंने अंग्रेजों को दोष न देकर यह तर्क दिया कि दोनों समुदायों को आंतरिक एकता बनाए रखनी चाहिए। वे मानते थे कि हिंदू और मुसलमानों के रीति रिवाज अलग हो सकते हैं, परंतु संस्कृति, भाषा और देश एक है। उन्होंने कहा हमारा खून, मिट्टी, हवा और पानी सब एक है। 1880 के दशक के बाद उन्हें लगने लगा कि कांग्रेस केवल हिंदू हितों की बात कर रही है, मुसलमानों के एक अलग राजनीतिक पहचान और शिक्षा की जरूरत है। समझ गए? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पर। सन 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम अशोक स्तंभ का पता किसने लगाया था? विकल्प 1 है जेम्स प्रिंसेप, 2 है अलेक्जेंडर कनिंगम, 3 है टेफेंथेलर, चौथा है विलियम जोन्स। तो देखिए, अशोक के स्तंभ जो सबसे पहले पता लगाया गया था वो था दिल्ली और मेरठ का, और इसका पता कब लगा था? 1870 में। किसने लगाया था? टेफेंथेलर ने। समझ गए? अब पहला पढ़ा कौन गया? तो 1837 में पढ़ा गया, वो था दिल्ली टोपरा। वस्तुतः है जो दिल्ली मेरठ है, दिल्ली टोपरा है, यह अभिलेख मेरठ में था पहले और टोपरा में था। इन दोनों अभिलेखों को यहाँ से फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली ले जाया गया था। जैसे कौशाम्बी के अभिलेख को अकबर द्वारा प्रयागराज में लाया गया, जो प्रयाग प्रशस्ति के रूप में है, उसी तरह से जो है इसको मेरठ वाला और टोपरा को फिरोज शाह तुगलक ले गए थे। कहाँ? दिल्ली ले गए। ये वाला सबसे पहले पढ़ा गया। पढ़ा किसने? जेम्स प्रिंसेप ने ना, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था सबसे पहले। और जब उन्होंने पढ़ा तो उनसे एक गलती हो गई। क्या गलती हुई?
जो इस अभिलेख में दिया गया था देवानामप्री, इसका समीकरण, इसकी पहचान उन्होंने कर ली लंका नरेश तिस्य से। लंका नरेश तिस्य से कर दी। तो इससे हुआ क्या कि वास्तविक पहचान नहीं हो पाई। बाद में जो सिंघली अनुश्रुतियां हैं, दीपवंश, महावंश श्रुतियां, उसके बाद 1915 में मास्की का जो अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम दिया गया है, जब ये सब प्राप्त हुए तब इन्होंने देवानामप्री, जिसकी पहचान लंका के नरेश से की थी, अब उसकी पहचान सम्राट अशोक से होने लगी। तो प्रश्न था, पता किसने लगाया था? टी फैनथेलर है, विकल्प 3 है। पढ़ा किसने था? आएगा तो जेम्स प्रिंसप हैं। सर्वप्रथम 1750 में टी फैनथेलर ने दिल्ली मेरठ अभिलेख खोजा। अब तक अशोक के 40 से अधिक अभिलेख खोजे जा चुके हैं। इन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम दिल्ली टोपरा अभिलेख जेम्स प्रिंसप ने 1837 में सफलता मिली, किंतु प्रिंसप ने देवानामप्री की पहचान सिंघल के राजा तिस्य से कर डाली। बाद में यह तथ्य प्रकट हुआ कि सिंघली अनुश्रुतियों में यह अशोक के लिए प्रयुक्त हुआ है। 1915 में मास्की लेख में अशोक का नाम पढ़ लिया जाता है। समझ गए? अगला है क्वेश्चन 119। 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? विकल्प 1 दिल्ली, 2 लखनऊ, 3 कानपुर, 4 विकल्प है इलाहाबाद। 1856 में आई थी आउटरम की रिपोर्ट, एक बात। दूसरी बात ये पूछता है कि लखनऊ के अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह को पदच्युत कर दिया गया। तो इनकी जो बेगम थी, बेगम हजरत महल, इन्होंने क्या किया? विद्रोह कर दिया और अपने अल्प वयस्क पुत्र बिरगिस कादिर को क्या किया? इन्होंने नवाब बना करके लखनऊ में विद्रोह प्रारंभ कर दिया। इसलिए विकल्प 2 इसमें सही है। और बातें इसमें है कि हमको दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद जितने भी सेंटर हैं, हर जगह विद्रोह के नेता पता होने चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्लेलिस्ट पे जाना पड़ेगा। पीजीटी 2000 के पहली क्लास के क्वेश्चन नंबर 25 में एक टेबल के माध्यम से संपूर्ण विद्रोह स्थलों और उसके नेतृत्वकर्ताओं के बारे में दिया गया है, वहां जाकर के देखना होगा। अगला प्रश्न है 120। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया? विकल्प है लॉर्ड कॉर्नवालिस, 2 है वारेन हेस्टिंग, 3 है विलियम बेंटिंग, 4 है लॉर्ड मैकाले। तो भारत में शिक्षा का माध्यम क्या हो और उसका उद्देश्य क्या हो? उद्देश्य उसको धार्मिक शिक्षा देना है कि उसको भौतिक शिक्षा देना है कि उसको भारतीय शिक्षा देना है कि उनको पाश्चात्य शिक्षा के बारे में बताना है? इसके लिए क्या किया विलियम बेंटिंग? बेंटिंग 1828 से 1835 तक इन्होंने बनाई एक सार्वजनिक शिक्षा समिति। सार्वजनिक शिक्षा समिति, इसका अध्यक्ष बनाया मैकाले को। इसका अध्यक्ष किसको बनाया? अध्यक्ष मैकाले को बनाया। और इसमें जो है प्राच्यवादी और आंग्लवादी, ओरिएंटलिस्ट थे। प्राच्यवादी मतलब जो भारतीय भाषा और विषय को समर्थन करते थे। दूसरे तो प्राच्यवादी, इसका जो समर्थन कर रहे थे विल्सन और प्रिंसेप बंधु, इसका समर्थन कर रहे थे ट्रेविलियन और राजा राम मोहन राय
राजा मोहन राय, राजा राम मोहन राय जैसे भारतीय भी इनको समर्थन दे रहे थे। तो अब इन सब में वाद विवाद, तर्क वितर्क बहुत बढ़ गया। तो तर्क वितर्क बढ़ने के बाद इसने, मैकाले ने फरवरी 1835 में एक संस्मरण, जिसको मिनुट्स कहते हैं, जारी किया। और उसमें उसने कहा कि यूरोप, बताया कि यूरोप जो शिक्षा पद्धति है, जो उसका माध्यम है और जो उसके विषय हैं, वो कितने मूल्यवान हैं। इस बात को बताया कि यूरोप के पुस्तकालय के एक अलमारी का एक कक्ष, यूरोप के पुस्तकालय के एक अलमारी का एक कक्ष संपूर्ण भारत और अरब के साहित्य से अधिक मूल्यवान है। समझ गए? और इसलिए जो है भारत में शिक्षा का जो माध्यम है वो अंग्रेजी होगा, और जो उसके उद्देश्य है वो पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है, प्रचार शिक्षा को बढ़ाना है। और उसने कहा कि हमारी जो शिक्षा का उद्देश्य है उसमें है कि भारतीयों को तैयार करना है, ऐसे भारतीयों को तैयार करना है जो रंग और रक्त में तो भारतीय हों, लेकिन विचार में, सोच में, प्रवृत्ति में, प्रज्ञा में वो अंग्रेज हों। यह बात इसने कही। और इसने कहा कि हमारे पास शिक्षा के जो साधन हैं वो सीमित हैं, इसलिए हम सबको शिक्षा नहीं दे सकते हैं। हम शिक्षा देंगे संपन्न वर्ग को, और ये जो है शिक्षा नीचे के वर्ग में जाएगी। ये जो संपन्न वर्ग से शिक्षा नीचे के वर्ग में जा रही है, इसी को कहते हैं विप्रवेशन सिद्धांत, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इनफिल्ट्रेशन थ्योरी। अब ये पूछेगा इनफिल्ट्रेशन थ्योरी किसने दिया था? तो मैकाले ने दिया था। समझ गए? तो इस तरह की जब बातें हुई फरवरी 1835 में, तो उसके बाद विलियम बेंटिंक ने मार्च 1835 में बताया, उसने लागू कर दिया, आरंभ कर दिया कि अंग्रेजी माध्यम में पाश्चात्य विषयों को पढ़ाया जाएगा। इसीलिए भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ करने वाला विकल्प 3 विलियम बेंटिंक को माना जाता है, ना कि मैकाले को माना जाता। मैकाले ने सुझाव दिया था, गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक थे, उन्होंने उसको लागू किया था, प्रारंभ किया था। अब समझ में आया? क्लियरिटी? आइए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की औपचारिक शुरुआत लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 से 35 के कार्यकाल में हुई। 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र थॉमस बबिंगटन मैकालेस मिनट ऑन एजुकेशन प्रस्तुत किया गया, जिसमें शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने और भारतीयों को पश्चिमी ज्ञान माने विज्ञान, साहित्य और दर्शन से परिचित कराने की सिफारिश की गई। इसका उद्देश्य था कि भारतीयों का एक ऐसा वर्ग तैयार करना जो रंग रूप से भारतीय हो, लेकिन विचार, आचार और बुद्धि से अंग्रेज हो। विलियम बेंटिंक ने फिर किया कि 7 मार्च 1835 को आदेश जारी कर अंग्रेजी शिक्षा को उस शिक्षा का माध्यम बना दिया। यद्यपि भारत में अंग्रेजी भाषा इससे पहले व्यापार, अंग्रेजी मिशनरी स्कूलों और कुछ कॉलेजों के माध्यम से आ चुकी थी, परंतु सरकारी स्तर पर इसे शिक्षा का आधिकारिक माध्यम बनाने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिंक को जाता है। समझ गए? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 121 है, संविधान शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? विकल्प 1 1950 में, 2 है 1956 में, 3 है 1990 में, 4 है 1955 में। कौन सा है? 1990 में है, जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, इसलिए विकल्प 3 इसमें सही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न मरणोपरांत 1990 में प्रदान किया गया। उस समय प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, राष्ट्रपति आर वेंकट रमण थे।
प्रश्न संख्या 122 है, पंचायती राज कानून समूचे देश में कब लागू किया गया? विकल्प है 1994 में, विकल्प 2 है 1996 में, विकल्प 3 है 1998 में, विकल्प 4 है 2000 में। तो समूचे देश में पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया, लेकिन इसमें 1993 विकल्प नहीं दिख रहा है, देखिए नहीं दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1993 के अभाव में एप्रोप्रिएट सबसे सन्निकट उत्तर को मारेंगे, वह है विकल्प नंबर 1 1994 में। आइए देखते हैं। भारत में पंचायती राज कानून 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा लागू किया गया। अगर ये पूछे किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज कानून लागू किया गया है, तो हमें बताना है 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। और 24 अप्रैल 1993 के संपूर्ण देश में प्रभावी हो गया। दूसरा प्रश्न बना है जो तो है ही, इसके द्वारा संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया, संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। यह भी पूछेगा कौन सा भाग जोड़ा गया? 9 जोड़ा गया। और अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक का प्रावधान किया गया। इसके माध्यम से ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ये अनुसूची 11 जोड़ी गई और 29 विषय जोड़े गए। समझ गए? कुल मिलाकर के पंचायती राज से ये 4-5 क्वेश्चन हैं जो आते हैं, यहाँ पर सब लिख दिए गए हैं। समझ गए? आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 123 है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया? विकल्प 1 है 1975 में, 2 है 1980 में, 3 है 1990 में, 4 है 2000 में। तो 11 मई 2000 को जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया। विकल्प 4 देख रहे हैं क्या लिखा है? 2000 लिखा है ना। आइए इसको देख लेते हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन 11 मई 2000 किया। प्रधानमंत्री इस आयोग के अध्यक्ष होते हैं और इसमें संबंधित केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, जनसंख्या एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल हो। तो इसके कार्य क्या हैं? जनसंख्या नियंत्रण एवं स्थिरीकरण के लिए एक दीर्घकालीन रणनीति तैयार करना, देश में बढ़ती जनसंख्या से जुड़े स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी चुनौतियों का समाधान करना, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के क्रियान्वयन की निगरानी करना। समझ गए? अगला है क्वेश्चन नंबर 124। इस बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में कलकत्ता में किसके द्वारा की गई? जस्ट इससे पहले 2009 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसके उत्तर कौन है? विलियम जोन्स है। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता या बंगाल की स्थापना की। उसका उद्देश्य था कि भारत के सामाजिक और प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान, साहित्य का अध्ययन करने के लिए इसने किया। और एशियाटिक सोसाइटी द्वारा जारी होती थी एशियाटिक रिसर्चेज, एशियाटिक रिसर्चेज। इसके द्वारा भारत के अतीत की जानकारी दी जाती थी, भारत के अतीत की जानकारी दी जाती थी। और इसी एशियाटिक सोसाइटी के माध्यम से बहुत से भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। सबसे प्रमुख है विल्किंस ने 1884 में भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया, जिसकी प्रस्तावना वारेन हेस्टिंग ने लिखी थी। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने लिखी थी, जो फारसी और अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह से जानता था। समझ गए? तो ये था उत्तर, आपको मिल गया है। कौन है? विलियम जोन्स हैं। और इसके लिए आपको क्या करना है? ये देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए। 2004 में पूछा, 2005 में पूछा, 2009 में पूछा है, वहां सब जाकर देख लीजिए, आपको क्लियरिटी बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 125 है, 1717 ईस्वी के फरमान के द्वारा अंग्रेजी कंपनी को कौन सा सुविधा नहीं मिली? विकल्प 1 है 3000 रुपया वार्षिक कर के बदले व्यापारिक सुविधा। नंबर 2, कोई अतिरिक्त चुंगी देने की आवश्यकता नहीं रही।
तीसरा, कलकत्ता के आसपास अतिरिक्त जमीन लेने की अनुमति मिल गई। चौथा है 3 साल बाद यही अधिकार अन्यत्र भी देने का आश्वासन दिया गया। ये 1717 की बात कर रहे हैं। तो उत्तर मुगल काल में फर्रुख सियर थे 1713 से 1719 तक मुगल सम्राट थे। इन्हीं के समय एक जो है ब्रिटेन का व्यापारिक मंडल आया था जिसका नेतृत्व करता थे जॉन सुरमन की अध्यक्षता में आया था। इसमें जो सदस्य थे उसमें एक प्रमुख सदस्य थे हैमिल्टन जो सर्जन थे पेशे के, और हैमिल्टन ने फर्रुख सियर की सर्जरी करके एक असाध्य रोग से मुक्ति दिलवा दी। उससे प्रसन्न होकर के फर्रुख सियर ने व्यापारिक फरमान जारी किया। उस फरमान में ये था, पहले विकल्प से हम लोग देखते हैं, उसमें था कि 3000 रुपया बंगाल में वार्षिक दें और 10,000 सूरत में वार्षिक अगर भुगतान करते हैं तो उन्हें कर मुक्त व्यापार की अनुमति मिल जाती है। मतलब वो कर मुक्त व्यापार करेंगे अगर 3000 रुपया बंगाल के लिए दे दें और 10,000 रुपया सूरत के लिए दे दें, तो 3000 रुपये कर के बदले व्यापार की सुविधा उनको दी गई और साथ में उनको पास जारी करने का, दस्तक जारी करने का, क्या जारी करने का, पास, जिसको क्या कहते हैं, दस्तक क्या होता है, एक जो है पास होता है जिसको दिखा करके अंग्रेज कहीं भी अपना व्यापार कर सकते थे, उसको जारी करने का अधिकार दे दिया गया। अतिरिक्त चुंगी देने की आवश्यकता उनको नहीं थी। और कलकत्ता तथा उसके आसपास के जो 38 गांव थे उनको खरीदने की अनुमति दे दी गई। कलकत्ता के आसपास अतिरिक्त जमीन देने की अनुमति मिल गई। तो यह भी इसमें सही है। ये चौथा, 3 साल बाद यही अधिकार अन्यत्र भी देने का आश्वासन, इस तरह कोई आश्वासन नहीं दिया गया था, इसलिए इसमें यही कह रहे सुविधा नहीं दी गई थी, नहीं दी गई। अब जो इन्होंने ये दिया अधिकार 3000 से 10,000 में दस्तक का, और बंबई में जो अंग्रेज सिक्के ढाल रहे थे उस सिक्कों के संपूर्ण मुगल साम्राज्य में प्रचलित करने का, मान्यता प्राप्त करने का अधिकार फर्रुख सियर ने दे दिया। इस अधिकार देने से जो लाभ अंग्रेजों के मिलने की संभावना थी, उस लाभ को देख करके एक अंग्रेज इतिहासकार थे ऑर्म, इन्होंने कहा यह कंपनी के लिए क्या है, मैग्ना कार्टा है। ये पूछा जाता है कंपनी का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, 1717 के फरमान को। मैग्ना कार्टा का मतलब है ये अधिकार नहीं, महाअधिकार है, महाअधिकार है मिला। क्योंकि इसके बाद में अब बंगाल के संबंध में नवाबों से जो अंग्रेजों के युद्ध होते हैं वो पास को लेकर के होते हैं, व्यापार को लेकर होते हैं। ये प्रश्न एक बार पहले पूछा गया है, सेम प्रश्न नहीं था लेकिन इसी से संबंधित था। उसके लिए आप क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है, 2004 के दूसरी क्लास के क्वेश्चन नंबर 32 को आपको देख लेना है। तो समझ गए। इस तरह से आप देखिए हम लोगों ने क्या किया कि वर्ष 2010 में जो पीजीटी में प्रश्न आए थे सबको हमने समझ लिया है, डिस्कशन कर लिया है, एथेंटिक उत्तर खोज लिए हैं। अब आपको क्या करना है कि आप पूरी तरह से क्लास को समझिए और अपना फीडबैक अवश्य दीजिए। और फीडबैक आप कैसे देंगे, लाइक और कमेंट के माध्यम से। अगली बात, अगर आपको कहीं लगे कि इस तथ्य को, इस थ्योरी को समझने में समस्या हो रही है, कमेंट माध्यम से मुझको बताइए, मैं आपको समुचित सलूशन दूंगा। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है आज अपनी क्लास खत्म की। बहुत बहुत धन्यवाद।